स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। मतलब नाम भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है, जहां पर आप बेसिक कुछ कंसेप्ट समझोगे और एक दो टर्म्स जानोगे चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। बेटा यहाँ ना आप ध्यान रखना, जो वर्ड्स है ना उन पे फोकस करना। इकोनॉमी और आगे जाके और जब वर्ड्स पढ़ोगे उन सब में डिफरेंस होता है कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? कहता है इकोनॉमी ना एक सिस्टम है जो हेल्प करता है लोगों की, लोग उसमें कमा पाए, माल प्रोड्यूस कर पाए, चीजों को खरीद पाए और बेच पाए, ताकि वो अपनी चाहत या अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई कर सके। जैसे मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और उसके बदले में पैसा अर्न कर रहा हूं, तो माय अर्निंग या व्हाट एक्टिविटी विच आई एम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, है ना। आप एक ढाबे पे जाके खाना खा रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो मदद करता है जिससे लोग कमा पाए, अर्न कर पाए, चीजों को प्रोड्यूस कर पाए, खरीद पाए, बेच पाए, ताकि अपनी वो सेटिस्फेक्शन को या जो भी उनकी नीड है, अगर जरूरत है तो नीड, चाहत है तो वांट्स, उसको सेटिस्फाई कर पाए। समझ रहे हो? अब इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज होती हैं, जब आपकी एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जो एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो प्रोडक्शन हो रही है, अगर मेकिंग गुड्स एंड सर्विस, ये इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। कंजम्पशन करना, जो गुड्स बनाए जा रहे हैं फिर जब आप उनको यूज करोगे, ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। इन्हीं गुड्स को एक्सचेंज करना, मतलब जहां बन रहा है वहां से खरीदा और जिसको चाहिए उसको बेच देना। एक्सचेंज जो हम नॉर्मली दुकानों में जाके करते हैं, चीजों को खरीदते हैं, लेकिन वो थोड़ी ना बना रहे हैं, लेकिन वो भी बना बनाया माल ला के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी पार्ट है इस इकोनॉमी का। सो व्हेनेवर समवन anyone will ask from you that what is in economy is a system in which people get their indigenous through the activities like production, consumption and investment। ये definition लिख सकते हो, तो ये बहुत बेहतरीन definition है, सिंपल सी। economy is a system that helps the people to earn, produce, buy and sell to satisfy the needs and wants। याद हो गई? देखो 2 मिनट, कोई दिक्कत? करते चलेंगे याद चीजें। और इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है वो लिखना, ऐसे लिखना, इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी एंड एक्सचेंज एक्टिविटी। सिंपल शब्दों में इकोनॉमी एक बड़ा सेटअप है, एक सेटअप है, बाजार, एक मार्केट लगा दी जहां पर लोग काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जैसे फार्मर हो गए, शॉपकीपर हो गए, टीचर्स हो गए, मैं, है ना, शॉपकीपर दुकानदार, या किसान हो गए, तो वहां पर लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो एक सेटअप हो गया, और वो इकोनॉमी है, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो और इस्तेमाल हो, वो इकोनॉमी है जहां पर ये हो रहा। हर इंसान कनेक्टेड हो खरीदने बेचने से, ये इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सेटअप है जहां पर लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, चीजों को एक्सचेंज करते हैं, माल बनाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक किसान व्हीट उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, तो वो उसको मार्केट में बेचने के लिए उगा रहा है, तो ये इकोनॉमी है। बेकर्स जो है वो गेहूं खरीदता, ब्रेड बनाता है, ये भी इकोनॉमी है। अगर आप ब्रेड खरीद रहे हो खाने के लिए, ये सभी प्रोसेस जो आप चलते हुए देख रहे हो ऊपर, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ये सब इकोनॉमी के पार्ट है। बेटा मैंने आपको बोला ना कि एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं इकोनॉमी में, जो काम करते हो, तो जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। प्रोडक्शन मतलब गुड्स बनाना, जैसे कपड़ा, खाना। कंजम्पशन मतलब उस गुड्स को इस्तेमाल करना, कंज्यूम करना, है ना, खाना, कपड़े बनाए हैं तो कपड़े पहनना। इन्वेस्टमेंट क्या? पैसा लगाना बिजनेस या प्रॉपर्टी में, ये भी इकोनॉमी का पार्ट है भाई। अगर आप खरीदना बेचना हटा दो तो क्या फिर जो इंसान चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं? नहीं, वो भी है। एक्सचेंज भी इकोनॉमी का पार्ट है। हम एक समाज में चीजों को बना नहीं रहे, ना हम उनको क्या कहते हैं कंज्यूम कर रहे, लेकिन हम उन्हें खरीद के लाते हैं और कंज्यूमरों को बेच देते हैं, और ये हमारा व्यापार है। तो क्या ये इकोनॉमी का पार्ट है? यस।
बिकॉज ऑफ दिस यू अर्न मनी, दैट्स व्हाई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो इकोनॉमी हमारा क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इकोनॉमी। देखो अभी तक एक ही स्लाइड हुई है, आराम से चलना है, ज्यादा कुछ नहीं है। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स? अब यहाँ इकोनॉमिक्स हो रही है, मैं आपको इकोनॉमी समझा दिया, अब मैं आपको इकोनॉमिक्स समझाता हूँ, ध्यान सुनो। बड़ा सिंपल है बेटा, इकोनॉमी तो एक ऐसा सिस्टम है, एक सिस्टम, एक सेटअप है जहां लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, ये एक साइंस की सब्जेक्ट है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। रोहित है, क्या बिहेवियर है? अभी इसकी जेब में 50 रुपए है, 50 रुपए से इसकी नीड एंड वांट क्या है, मार्केट में क्या अवेलेबल है, ये क्या खरीदना चाहता है, कैसे खरीदेगा, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? इकोनॉमिक्स। दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स। टू स्टडी योर ह्यूमन बिहेवियर, टू स्टडी योर बिहेवियर इज इकोनॉमिक्स। कोई पूछे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या है, तो भैया इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर लोग सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, चल रहा है, सेटअप है पूरा। इकोनॉमिक्स क्या है भैया? जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर है उनके नेचर या उनके बिहेवियर को स्टडी करना, है ना, समझ में आया? तो एक साइंस का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है। अब अगर मार्केट में माल ऐसा हो जाए तो कंज्यूमर कैसा डिमांड रखेगा, अब मार्केट में अगर इतना सप्लाई हो तो मार्केट में डिमांड या लोग कैसे कैसे खरीदेंगे, क्या है, स्टडी कर रहे हैं ना, डिमांड पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी पहले, तो क्या क्या क्या, क्या देखा वहां, आप ह्यूमन बिहेवियर को ही तो स्टडी कर रहे हो कि इंसान ऐसा हो तो तब क्या करता है, इकोनॉमिक्स। लेकिन ये बोल रहा है कि इस इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि हम रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है वो समझ पाए, ताकि हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं पैसों के बारे में ये जान पाए, ठीक है ना। ये आंसर देने में मदद करता है, व्हाई पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग, पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है ये समझ आएगा आपको। व्हाई देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है। व्हाई डू सम कंट्रीज ग्रो फास्टर देन अदर, कुछ देश क्यों दूसरों से बेहतर ग्रो करते हैं, ये समझने में मदद करता है हमें इकोनॉमिक्स। तो कोई पूछे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी तो सिस्टम है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है? उसी सिस्टम में इंडिविजुअल या फिर पूरा कंपनी या पूरा इकोनॉमी का बिहेवियर को स्टडी करना, जानना चीजें कैसे चलती। मेन रीजन तो बेटा क्या है समझने का? अंडरस्टैंडिंग स्केर्सिटी, स्केर्सिटी जानना। स्केर्सिटी क्या होती है बेटा? किसी भी चीज की कमी हो जाना, मतलब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो। मतलब तुम्हारी जेब में 100 रुपए है, 100 रुपए में भटूरे आ सकते हैं, पर भटूरे मार्केट में कहीं भी नहीं है, डिमांड है, सप्लाई है, समझ में आया? स्केर्सिटी, जब सप्लाई कम हो और डिमांड, उसे स्केर्सिटी कहते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं ना तो हम स्केर्सिटी समझ पाते हैं। अच्छा, अब स्केर्सिटी होती क्यों है? क्योंकि जो भी मार्केट में संसाधन है वो क्या है, लेकिन इंसान की चाहत क्या है। इसीलिए इकोनॉमी हमें मदद करती है ये समझने में कि इंसान कैसे अच्छे दिमाग लगा के अपनी चॉइसेस बनाए और कैसे उन रिसोर्स का, संसाधनों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल। मतलब जैसे मान लो आपके जेब में 100 रुपए हैं और खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप क्या खा रहे हो ये मैटर कर रहा है। तो जब आप खाओगे तो आप चॉइस बनाओगे, तो आप चाहोगे कि आपकी जेब में जो पैसा है वो ऐसे इस्तेमाल हो कि उसका बढ़िया यूटिलाइजेशन हो और उससे कोई नुकसान भी ना हो। तो 100 रुपए में ऐसा क्या खाना चाहिए? आपको पता चल रहा है 100 रुपए मनोरंजन के लिए खाने, कुछ भी है अनहेल्दी, हेल्दी खा लो, लेकिन आपको बोले 100 रुपए पूरा दिन चलाना है, तो आप फिर तरीके से खाओ कि नहीं भाई ऐसा नहीं खाना है जो बहुत महंगा है और इतना सा है, पेट भरना है, समझ रहे हो? बेटर डिसीजन मेकिंग, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप बेहतरीन डिसीजन निकाल पाते हो। जैसे हाउ टू स्पेंड मनी स्मार्टली, कैसे स्मार्टली पैसा खर्च करना है, कैसे पैसा बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे कॉस्ट एंड बेनिफिट को कपड़ों चॉइसेस लेने से पहले कंपेयर करना है कि मैं ये दो चॉइसेस अपने सामने रख रहा हूँ,
इसमें क्या कॉस्ट आएगी, इसमें क्या कॉस्ट आएगी, चॉइसेस रखना। तीसरा, ये जानना कि इकोनॉमी काम कैसे करती है, कैसे प्राइसेस मार्केट में फिक्स हो जाते हैं, कैसे बिजनेस काम करता है, कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकोनॉमी को टैक्स या बजट लाके, समझ रहे हो। अगला, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या, महंगाई हो जाना, इन्फ्लेशन हो जाना, या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी होना, वो चीजें दूर कर सकते हो अगर आप अच्छा इकोनॉमिस्ट हो तो, इकोनॉमिक्स पढ़ रखे तो। गरीबी दूर करना, ये सॉल्यूशन आप पा सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो आप बिजनेस अच्छा खोल सकते हो, गवर्नमेंट जॉब अच्छी ले सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और बाकी कुछ एग्जाम। तो जनरली करियर अपॉर्चुनिटी है, बेसिक बेसिक बातें हैं। जनरली तो आपको बेटा यही समझना था कि क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में बेटा लिख सकते हो, यही पहला वाला सबसे बढ़िया है, बाकी दो चार मैंने एक्स्ट्रा रख दिए, कर लेना, सारे पता सारे होने चाहिए। देखो आगे ना, व्हाट इज स्कैरसिटी, नेक्स्ट टॉपिक। मेन टॉपिक तो बेटा अभी इकोनॉमिक्स ही था, और अभी इकोनॉमी था, और मैंने इकोनॉमिक्स का थोड़ा आपको बता दिया जो आगे आएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज की शॉर्टेज होना, कमी होना, या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी उपलब्धि कम होना, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स के शब्दों में अगर हम जाने तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम होती है स्कैरसिटी, जो ये दिखती है कि जो इंसान है उसकी चाहते तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स ना हमारे पास लिमिटेड नहीं है। अब आपके मन में तो है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे घूम लूँ, वैसे घूम लूँ, क्या जेब में पैसा है, वो चीज़। एग्जाम्पल स्कैरसिटी की ऐसे, जैसे आप नया एक फोन चाहते हो लेकिन आपका बजट लिमिटेड है, या फिर एक कंट्री रोड बनाना चाहती है, स्कूल अस्पताल बनाना चाहती है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि वो सब कर सके। कहता है स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, कहता है क्योंकि स्कैरसिटी की मदद से हम हमारी चॉइसेस बना सकते हैं। जब किसी चीज की कमी है तो हमें पता है हमारी चाहते तो अनलिमिटेड है, और उसकी ऑप्शंस हमारे पास कम है, रिसोर्स हमारे पास कम है, तो हमें जो भी चॉइसेस बनानी है ना वो बेटर चॉइसेस बनानी चाहिए, है ना। तो आपको कहता है स्कैरसिटी की वजह से हम चॉइस बनाते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें। जैसे कोई भी इकोनॉमी में होगा, कोई भी प्रोड्यूसर होगा, मान लो किसान है, किसान खेतों में बैठा है, क्या चाहेगा वो, कि वो ज्यादा से ज्यादा खेती हो, या फिर वो चाहेगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये चाहेगा वो कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं। फिर ये सोचेगा कि कैसे प्रोड्यूस करूं, टेक्निक, ज्यादातर मशीनों का इस्तेमाल करूं या लेबरों का, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, जो मैं बना रहा हूं वो मेरी मार्केट में किसको टारगेट करेगा, बच्चों को, बूढ़ों को, चॉकलेट्स, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, ऐसे। इन्हीं को हम सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की कहते हैं। एक इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, वो स्कैरसिटी नहीं होती। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी की, वो ये तीन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम किस वजह से अराइज आती है, स्कैरसिटी की वजह से। तो ध्यान रखना, आगे जाके जब मैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा एक इकोनॉमी की, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी की क्या होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की होती है इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। क्या बनाए तो कोई बात नहीं, आज ये बना लो, कल कुछ और बना लेंगे। कैसे बनाए, अरे जैसे मर्जी बना लो। किसके लिए बना रहे, किसी के लिए बना लो, कमी थोड़ी ना है, कोई जो मन करे वो कर लो, इस तरह। तो ये अभी स्कैरसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की, जस्ट छोटा टॉपिक है, ये वाला हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसको होल्ड कर लो। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना हमारी, वो ये पहले हमें पढ़नी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम पढ़ोगे, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और दूसरी है सेंट्रल। पहले आप बेटा इकोनॉमी पढ़ोगे और अभी तक आपने स्कैरसिटी पढ़ा है, ये ध्यान रखना। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। दो प्रॉब्लम उड़ रही है, एक तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और दूसरा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। वो सेंट्रल प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिसोर्स कम है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कोई पूछे व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो बोलना इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द रिसोर्स आर लिमिटेड
टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। और ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है? तो ये प्रॉब्लम इसलिए अराइज हो रही है कि हमारी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। मतलब इंसान ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहता है, कपड़ा, खाना, फोन, कार, ये सब। और जब वो इस चाहत को फुलफिल कर भी लेता है तो उसको फिर दूसरी चाहत आ जाती है। एक फोन आएगा, फिर लगेगा इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे। और ये पहली प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स है हमारी। लेकिन जो हमारे पास संसाधन है, पैसा, उसको पूरा करने के लिए वो लिमिटेड है। रिसोर्स जैसे जमीन पूरी नहीं है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। पैसा हमारे पास ज्यादा नहीं है। लेबर, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में है। हम हर चीज नहीं बना सकते जो हम चाहते हैं। और फिर प्रॉब्लम पता है क्या है? उन चीजों के भी अलग अलग इस्तेमाल है। मतलब अगर जो आप रिसोर्स देख रहे हो जो आपके पास है, उनका भी अलग अलग इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल, एक जमीन है, वो जमीन किसान खेती के लिए भी हो सकती है यूज, और फिर बिल्डिंग बनाने के लिए। तो आप कहोगे मेरे पास जमीन है, मेरे पास जमीन, एक प्रॉब्लम है क्या कि जमीन मेरे पास मान लो लिमिटेड ही है, इतनी ही है। अगर ज्यादा होती तो खेती भी कर लेता और स्कूल भी बना देता भाई, है ना। तो जमीन आपके पास लिमिटेड है। अब इसमें आपको क्या है कि आपके पास आपकी वांट्स, चाहत तो बहुत सारी है, लेकिन आपके जो आप एक तरीके से सामान देख रहे हो, जो रिसोर्स है आपके पास, देखो आपकी चाहत अनलिमिटेड है, लेकिन जो आपके पास रिसोर्स है वो क्या है? लिमिटेड। जगह आपके पास थोड़ी है, और उसमें भी क्या है कि वो जो रिसोर्स है ना उसके भी बहुत सारे इस्तेमाल है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स लिमिटेड which have to satisfy the unlimited wants। लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करनी है, नहीं हो पा रहा, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन गई। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली 3 कारणों से होता है कि हमारी चाहतें अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, और इसके भी बतेरे यूज हो सकते हैं। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ है, तो क्या उसको हॉस्पिटल बनाना चाहिए, रोड इंप्रूव करना चाहिए, फ्री में पढ़ाई देनी चाहिए, क्या करे? अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसे इस चीज को वाइजली समझ के चूज करना पड़ेगा कि इस टाइम पे क्या बेटर है और क्या ज्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार क्या करेगी? जो ज्यादा दिखेगा उसमें खर्चा करो। मजाक कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम इकोनॉमिक क्या है? ये तो जनरली बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम है, इसको मैं आगे करूंगा, इसको छोड़ दोगे, है ना। तो जनरली क्लियर है, ध्यान रख, समझ में आ गया। So whenever someone asks from you, anyone will ask from you that what is economic problem? So the economic problem is the problem of resources, unlimited resource. It is the problem of limited resource which arises because of the wants are unlimited. ये दो चीज लिखनी है। एंड इसके बाद बोलना कि what are the reasons that it arises? Because we are the human, our wants are unlimited, resources are limited, and the resource which we have can be utilized in other ways. So they have alternative use of resource. कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम इसके बाद चलते हैं आगे। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स स्टडी है लोगों की चॉइसेस को पढ़ना, कि बंदा क्या चॉइस कर रहा है। तो जनरली कुछ नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है। इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। जब भी हम देख रहे हैं कि रिसोर्स कम है, चीजें कम है, तो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, स्टडी करना ह्यूमन बिहेवियर को। मतलब की पॉइंट्स क्या है? कहता है हमें पता है चाहते हैं अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो हमें एक ही चीज चूज करनी पड़ेगी, और यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इंसान क्या ऑप्ट कर रहा है। एग्जाम्पल है, एक पर्सन के पास 100 रुपए है, वो टी शर्ट खरीदेगा, मूवी देखने जाएगा, पैसा बचाएगा। ये जो डिसीजन मेकिंग है ये इकोनॉमिक्स होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या करना? उस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है, जो मैंने आपको बोला, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस which deals with the study of human behavior। इकोनॉमिक्स को अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना एक इंडिविजुअल की, अकेले इंसान की। तो हमने ऊपर इकोनॉमिक्स पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स मतलब किसी भी इंसान या किसी भी चीज के बिहेवियर को स्टडी करना, क्योंकि मार्केट में रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्केर्सिटी है, तो वो कैसे डिसीजन लेगा उस चीज को पढ़ना। और अगर आप उसको इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, एक इंसान का पढ़ रहे हो, या एक दुकान का पढ़ रहे हो, या एक मार्केट का पढ़ रहे हो, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर आप पूरी होल इकोनॉमी पढ़ रहे हो, जैसे देश की इनकम, किस देश ने कैसे डिसीजन लिया, क्या यहाँ इन्फ्लेशन है, क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे देश की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे करना।
इसके बाद मेरे भाइयों इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बड़े ध्यान समझना। कहता है इकोनॉमिक्स को दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स करती है फैक्ट के साथ, क्या है क्या है, व्हाट इज व्हाट वाज, क्या है क्या था, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पता क्या कहती है? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था या क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बात कर रही है? क्या है क्या था। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बात कर रही है? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। मतलब ये एक्सप्लेन करती है व्हाट इज व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या है क्या था क्या होगा, विदाउट एनी ओपिनियन और जजमेंट, बिना किसी ओपिनियन या जजमेंट के। ये नहीं बोल रहा कि अरे ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा था, ऐसा होगा। एग्जाम्पल, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 5.4% है, महंगाई का दर। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, जायज बात है, ऑब्वियस सी बात है। क्या है ये क्या होगा, है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट पिछले साल बढ़ी थी, ये था, और ये चल रहा है, ये होगा। मतलब ये सारी स्टेटमेंट को आप टेस्ट कर सकते हो, वेरीफाइड है, टेस्टेड है, वेरीफाइड है। पर्पस क्या है? ये आपको ये बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की कैसे आपका इकोनॉमी वर्क कर रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो डील करती है विद द ओपिनियंस एंड वैल्यू जजमेंट। मतलब ये आपको ये एक्सप्लेन करती है क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। मतलब ये बेसिक एथिक्स है कि भाई तुम्हें नहा कर आना चाहिए, खाना ठीक से खाना चाहिए, ये करना चाहिए, इन चीजों पे। लेकिन तुम क्या करते हो, क्या करते थे, क्या करोगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत? अब इसमें पर्सनल व्यूज आ सकते हैं, जायज बात है, क्या होना चाहिए हर किसी के हिसाब से अलग है ना। एथिक्स बेसिक चीज, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को गरीबी कम करनी चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अमीर इंसान को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फ्री एजुकेशन दे देनी चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दीज आर ओपिनियंस नॉट फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ ओपिनियन है। और पॉजिटिव हमेशा फैक्ट बताता है। क्लियर है? पर्पस क्या है? इसमें सजेशन मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, या पॉलिसीज बनाते हो बेहतर होने के लिए। कोई दिक्कत? इसी का डिफरेंस ले आया मैं। बेसिस क्या है? फैक्ट बेस, ओपिनियन बेस। व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट शुड बी। एविडेंस और लॉजिक, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज हुई है उसका एविडेंस है, लॉजिक है। इसमें से वैल्यू और जजमेंट है, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा। टेस्टेबल है ये, ऑब्वियसली ये तो टेस्ट हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। ये तो टेस्ट ही नहीं हुई है ना, ये तो अभी टेस्ट हो ही नहीं सकती, ये तो सिर्फ ये है कि ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या था? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, है ना। तो अगर आप एक अकेले इंसान को या अकेली दुकान को, मार्केट को स्टडी कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, छोटे लेवल पे। लेकिन अगर आप पूरे देश को स्टडी कर रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल। तो देखो, इकोनॉमिक्स को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो इकोनॉमी के बेसिस पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। छोटी इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी। छोटी इकोनॉमी मतलब खुद हमारे घर की इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी पूरे देश की इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स को। जैसे मान लो ये किसी कंज्यूमर पे ध्यान दे देगी, किसी फर्म मार्केट पे ध्यान दे देगी, या किसी इंडस्ट्री पे ध्यान दे देगी, छोटे छोटे लेवल पे। यानी कि एक बड़ी सी इकोनॉमी और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करना, ऑब्जर्व करना। ये फोकस करती है कैसे एक इंडिविजुअल या बिजनेस डिसीजन ले सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है मार्केट में। एग्जाम्पल, एक पर्सन डिसाइड करे कि कितना ब्रेड उसे खरीदना है। हाउ डज अ कंपनी डिसाइड कि उसे प्राइस क्या रखना है अपने प्रोडक्ट का। या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज, क्या होगा अगर डिमांड बढ़ जाएगी एक प्रोडक्ट की मार्केट में। फोकस एरिया क्या है बेटा इनके? ये डिमांड और सप्लाई पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप डिमांड और सप्लाई पे बात करते हो, लेकिन डिमांड और सप्लाई आप पढ़ते हो इंडिविजुअल की, है ना। एक अकेले दो बंदे की पढ़ते हो आप, डिमांड पढ़ चुके हो, वहां आपने आप डिमांड इंडिविजुअल की तो पढ़ी। प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है इसके अंदर, प्राइस को डिटरमाइन करना, कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ना, प्रोडक्शन और कॉस्ट जानना, मार्केट का स्ट्रक्चर जानना, जो हमारे आगे के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है पूरी इकोनॉमिक्स को एक बड़े लेवल पर। ये सिर्फ फोकस करता है नेशनल या ग्लोबल इश्यूज, समझ रहे हो। और ये फोकस करता है आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज पे। जैसे एग्जांपल,
व्हाट कॉज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ कैसे रहा है, तो ये तो पूरे देश से पता चलेगा, पूरे देश की स्टडी होगी। कैसे बेरोजगारी दूर करें, है ना। कंट्री की टोटल इनकम क्या है, पूरे देश का है। गवर्नमेंट का बजट या टैक्सेस क्या है, फोकस क्या है इनके, फोकस एरिया नेशनल इनकम, देश की इनकम, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, महंगाई या घटाई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर रही है, फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम 12th की क्लासों में पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो 12th में। हेडिंग डालो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल। अब हेडिंग डालो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे लिखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज होल। फर्क समझ पा रहे हो, सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल, अगर किसी एक की स्टडी करनी हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे देश की स्टडी करनी हो मैक्रो, जो आप 12th में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत मेरे भाइयों, द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। अब कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सुनाओ मेरे भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस which deals with the study of human behavior as individual. Macroeconomics, subject of that study with the that which deals with the study of human behavior as whole, ठीक है ना। बाकी मेरे भाइयों ये इसके डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस में मैं आपको सबसे पहले बोलता हूँ, एक तो मैंने जो आपको डेफिनेशन बोली, सबसे बड़ा डिफरेंस लिख देना डेफिनेशन। फिर देखो ये स्कोप की बात कर रहा है, स्कोप मतलब यहाँ पे आप किन लोगों को पढ़ रहे हो, यहाँ पे इंडिविजुअल लोगों को पढ़ रहे हो, यहाँ पे इंटायर इकोनॉमी को पढ़ रहे हो। बेटा यहाँ फोकस क्या है, फोकस यहाँ है स्पेसिफिक मार्केट को पढ़ना और उसके डिसीजन देखना। ये तो पूरा इकोनॉमी वाइड फेनोमिना, हर पूरी इकोनॉमी का डिसीजन कैसे अफेक्ट हो रहा है। फिर इसमें एक एग्जांपल लिख दो, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक मार्केट में, इन्फ्लेशन रेट, एक एग्जांपल माइक्रो और मैक्रो का। फिर क्वेश्चन आंसर, इसको छोड़ो, बस ये तीन लिखा और ऊपर एक डेफिनेशन, 4 पॉइंट्स बहुत हो जाएंगे बेटा। एक और डिफरेंस लिख देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम ये ऐसे लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिख लो थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे माइक्रो में लिखा, क्या लिखा आपने माइक्रो में, प्राइस थ्योरी ना, ऐसे लिख देना, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एक डिफरेंस ये हो गया। एक और डिफरेंस बोलूं, एग्जाम्पल लिख दो, एक और डिफरेंस। एग्जाम्पल में पता है क्या लिखना, एग्जाम्पल आर लिखो, एग्जाम्पल्स आर, ये जो है ना इसमें थोड़ा छोटा है, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना, एग्जाम्पल्स आर इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, है ना, बढ़िया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। और उसके डिफरेंस में क्या लिखोगे, मैक्रो के डिफरेंस में, एग्जाम्पल्स आर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। आज हम आगे बढ़ेंगे जहां पर हम जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है या एक दूसरे पे डिपेंड करती है। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो आपको पता है जब भी आप पढ़ते हो एक अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं दोनों, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की एज इंडिविजुअल, एक अकेले इंसान, लेकिन वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम जो स्टडी करते हैं वो एक पूरी होल कंट्री या सोसाइटी की बात करते हैं। तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे, जो भी डिसीजन होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर का या फिर एक अकेली दुकान का माइक्रो लेवल पर, वो पूरी एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक छोटा छोटा कंज्यूमर जैसे चीज़ों को चेंज करेगा, प्रभावित करेगा, वैसे वैसे बड़ी चीज़ों में हमें चेंज नज़र आएगा। जो डिसीजन है इंडिविजुअल कंज्यूमर का है ना, वही फॉर एग्जांपल अगर मान लो बहुत सारी फर्म प्रोडक्शन कम कर दे तो उससे होगा क्या, कंट्री की टोटल जो आउटपुट है, जो पूरी पैदावार बन रही है वो कम हो जाएगी और जीडीपी कम होने लग जाएगी। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे मैक्रो पे फर्क पड़ा। सिमिलरली अगर मान लो कंज्यूमर जो स्पेंड कर रहा है वो नेशनल इनकम पे फर्क पड़ता है और उसकी डिमांड पे फर्क पड़ता है। भाई अगर बंदा डिमांड ही करना बंद कर दे तो समझ रहे हो ना, पूरी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस करती है माइक्रो को। कैसे, मान लो कोई नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मान लो कोई देश के लिए कोई पॉलिसी लाए, जैसे टैक्सेशन की कोई पॉलिसी है, या महंगाई को कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी है, या कोई इंटरेस्ट रेट की जो बैंक्स या फिर
आरबीआई ये सब चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे। इससे इंडिविजुअल के डिसीजन या इंडिविजुअल दुकानों पे या फर्म्स पे फर्क पड़ता है। वो लोग इन पॉलिसीज चेंज होने को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ जी, इससे हम अपने अंदर भी बदलाव कर सकते हैं, हम इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं इन पॉलिसीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ा दे तो लोग कम खरीदेंगे और फर्म्स कम इन्वेस्टमेंट या उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट के रेट अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर को और बिजनेस की स्ट्रेटजीज को। जैसे जैसे अगर देश में महंगाई बढ़ती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम या ज़्यादा होगा, तो उससे जायज़ बात है बिजनेस की स्ट्रेटजीज बदलेंगी। तो एक होल पॉलिसीज छोटे छोटे को प्रभावित करती हैं और एक छोटे छोटे लोग मिलकर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रभावित। एग्जाम्पल अगर हम इंटरडिपेंडेंस के पढ़ें, अगर आप इंक्रीज कर दो, अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे अपनी खर्चे, स्पेंडिंग, तो इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इससे ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेगी, लोगों को इनकम कमाई होगी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से फर्क पड़ रहा है। यानी कि गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा रही है, खर्चा बढ़ा रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तेज करने के लिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा जॉब आएंगी लोगों के पास, क्योंकि सरकार ज्यादा खर्चा करेगी तो लोगों को काम करने के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा और उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो माइक्रो लेवल पे बदलाव आ रहा है, देखो मैक्रो से, जिससे इंसान अपनी डिमांड बढ़ाएगा, फिर जब भाई ज्यादा कमाएगा तो मार्केट में जाके ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा। तो ऐसे मेरे भाइयों इसमें फर्क पड़ता है, कैसे ये डिपेंड करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना डिपेंडेंसी के बाद, वो ये है कि हमारे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्स and at the same time the human having unlimited wants. So if a person having unlimited wants and he have limited resource, so in that case he is having a lot of options also. Which options I have to opt to get a better result? जो भी मैं कर रहा हूँ चीज़ों, अगर मैं किसी को खर्च कर रहा हूँ किसी पैसे पे, जो भी मेरी चाहते हैं वो अनलिमिटेड है, तो मैं कैसे उसको यूटिलाइज करूँगा उससे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना मेरे भाइयों, वो सेंट्रल प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम। और इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम आपसे जब भी कोई पूछे तो आप बोलना कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है ना, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। लिख लो इसमें, एलोकेट करना मतलब किस रिसोर्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ लगाना है, उसकी प्रॉब्लम है। वैसे यहाँ लिखा है एवरी इकोनॉमी, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, सब बेसिक प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो ये कि हमारे पास रिसोर्स कम है और हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, जिस वजह से हमें उन्हें जो चूज करने हैं रिसोर्स वो अच्छे से यूज करना है। तो देखो आ गई ना। तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कैसे रिसोर्स को एलोकेट करें। क्यों एलोकेट करने की बात क्यों कर रहे हो? बिकॉज वी नो दैट इन आवर मार्केट या इन आवर सराउंडिंग्स वी हैव लिमिटेड रिसोर्स, देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, एंड व्हेन देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स देन वी हैव टू एलोकेट इट एफिशिएंटली। समझ रहे हो, हमें उसे बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा। तो कैसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम को दूर कर सकें? तो भैया सेंट्रल प्रॉब्लम अगर आपको दूर करनी है तो बेसिकली ये तीन प्रॉब्लम सेंट्रल होती हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ह्यूमन वांट्स देखा था ना, विच गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस। अब देखो ना, प्रॉब्लम ये है कि जब आप बैठे हो मार्केट में तो आपके पास सेंट्रल प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है? एलोकेट कैसे करें रिसोर्स। एलोकेट करने में जब आप करने बैठे हो तो आप क्या सोच रहे हो बैठ के? आप सोच रहे हो कौन सा गुड्स या कौन सी सर्विस मैं प्रोड्यूस करूं, क्या बनाऊं, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। तो इकोनॉमी में आपको कॉम्बिनेशन डिसाइड करने पड़ेंगे कि ऐसा क्या बनाऊं जो इंसान को बेस्ट सेटिस्फाई करे। क्यों भाई? ऐसा इसलिए है कि आपके पास संसाधन की कमी है। अब आपके पास जब संसाधन की कमी है तो आप ये नहीं कुछ भी उठा के बना दो, आप एक ऐसी चीज बना पाओगे जो बेस्ट टू बेस्ट सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पे सवाल उठ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं जिससे इंसान की चाहत बेस्ट सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जाम्पल
शुड द इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर फूड या मोर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट? क्या एक इकोनॉमी में ज्यादा खाना बनाना चाहिए या ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने चाहिए? व्हाट टू प्रोड्यूस, समझ रहे हो? पैसा लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन इंसानों की चाहतें अनलिमिटेड है, स्कैर्सिटी है, तो जितना भी है उसका बेटर यूज कैसे करें? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं जो बेस्ट सेटिस्फेक्शन देगा। दूसरा, कैसे बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब गुड्स और सर्विस को कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी कि क्या मेथड प्रोडक्शन के यूज करने चाहिए, क्या मेथड प्रोडक्शन के यूज करने चाहिए। अब आपने ये तो सोच लिया क्या बनाना है, अब आप सोच रहे हो कैसे बनाऊं, क्या तकनीक का इस्तेमाल करूं, समझ रहे हो? शुड इट यूज मोर लेबर, ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करूं या ज्यादा मशीन कैपिटल का इस्तेमाल करूं? द चॉइस अफेक्ट द कॉस्ट, जो आपकी चॉइस होगी कैसे बनाना है उससे आपकी लागत पे फर्क पड़ेगा, उससे आपकी एफिशिएंसी कितना बेहतरीन बन रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो मशीनों से ज्यादा अच्छी बनती है, कुछ लेबरों से ज्यादा अच्छी बनती है, या फिर इससे एम्प्लॉयमेंट कैसे अफेक्ट कर रही है। मशीनों का यूज करोगे तो लेबर कम, लेबर का यूज करोगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए। तो फिर ये चीजें डिसाइड करती हैं कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें से आपकी कॉस्ट, एफिशिएंसी और एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में सिर्फ 2-2 3-3 नंबरों में ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना पड़ सकता है आपको, ध्यान रखना, आए हुए हमारे टाइम में पे ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इस चीज। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब भैया ये जो मैं गुड्स और सर्विस बना रहा हूँ ये किसके लिए बना रहा हूँ, कौन सी मार्केट को मैं टारगेट कर रहा हूँ? बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, औरतों को, लड़कों को, जेंट्स, किसके को मैं एडवाइस कर रहा हूँ? हाउ विल द टोटल आउटपुट बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, कैसे मैं लोगों को बांटूंगा, और विल इट बी शेयर्ड इक्वली या बेस्ड ऑन इनकम और नीड्स, क्या ये सब इंसान में समाज में बराबर बटेगी या सिर्फ जिसके पास जरूरत है या जिसे पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा सिर्फ उसमें बटेगी, क्या होगा? दिस इज द प्रॉब्लम फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को कैसे एलोकेट किया जाए, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए। कोई दिक्कत? तो अब सवाल है ना कि मेरे भाइयों ये जो प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम अराइज कैसे हो रही है? तो अब जैसे प्रॉब्लम है, जैसे कि जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, क्या आप कुछ भी बनाएंगे तो वो जमीन, लेबर, लैंड पे बना सकते हैं, खेती बाड़ी करके, फैक्ट्रियों पे। तो आपसे वही चीज बोल रहा है, क्योंकि जैसे जो रिसोर्स है, जैसे मान लो लैंड या लेबर, ये भी एक रिसोर्स है मेरे भाई, या मान लो कैपिटल, पैसा, ये हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, ये हमारे पास लिमिटेड है, और लोगों की जो चाहते हैं वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इकोनॉमी को एक ऐसी चॉइस बनानी है जो अच्छे से काम करे, एक ऐसा संसाधन प्रोड्यूस करना है, एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करनी है लोगों के लिए जो एफिशिएंटली वर्क करे। एग्जांपल, अगर एक कंट्री अपने मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज को बनाने में लग जाए लग्जरी कार, तो इट हैव लेस टू प्रोड्यूस बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड और अदर क्लोथिंग, सो द इकोनॉमी नीड टू बी बैलेंस इट्स चॉइसेस केयरफुली। मतलब अगर एक कंट्री में यूज हो रहे हैं ज्यादातर यूज, मतलब ज्यादातर जो रिसोर्स है वो किस लिए यूज हो रहा है? लग्जरी कार बनाने के लिए, सिर्फ लग्जरी कार बनाने के लिए। तो जायज बात है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे खाना, कपड़ा, रोटी कपड़ा, ये सब बनाने के लिए फिर ज्यादा रिसोर्स चाहिए, मतलब ज्यादा रिसोर्स है नहीं हमारे पास बनाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमी में क्या बन रहा है? लग्जरी कार्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी को बैलेंस करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम आती है। यानी कि जब फिर कोई अगला बंदा, उसके पास कोई लिमिटेड रिसोर्स रहेगा तो वो किस चीज पे टारगेट करना चाहेगा? उसको टारगेट करना चाहिए बेसिक फूड या क्लोथ्स। बाकी सरकार भी चाहेगी कि यार वो वही बनाए, वैसे तो वो यही चाहेगा कि वो भी कार ही बनाए, जो चली वही रहा है तो बेचेगा भी वही। तो इसीलिए ये चीजें भी प्रॉब्लम देती है। कहता है इन शॉर्ट, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो स्केर्सिटी की वजह से आती है, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड चाहते हैं, और इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, ताकि बेस्ट सेटिस्फेक्शन हो। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर याद कर लेना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ ये बार बार आएगी, बार बार मैं समझाता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट गिव यू अप व्हेन यू मेक अ चॉइस। इन अदर वर्ड, जब आप किसी एक चीज को चूज करते हो
तो जायज बात है दूसरी चीज को लूज करने का चांस है, तो जो लॉस्ट बेनिफिट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसे आप एक काम कर रहे हो, आप उसी टाइम पे उसी चीज के बदले कोई दूसरा काम भी कर सकते हो। अब आप जो भी काम को प्रेफर कर रहे हो, तो जो दूसरा काम है जो आपने खो दिया दूसरे काम को ऑप्ट करने के चक्कर में, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक काम कर रहा हूं, उस काम को करने में 100 रुपये लग रहा है, दूसरा काम करने में 150 रुपये लग रहा है मान लो, या दूसरे काम में 50 रुपये लग रहा है, तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, तो हर डिसीजन एक ट्रेड ऑफ दिखाता है। मतलब ये बताता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये बताती है कि हम कैसे बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप किताब खरीद सकते हो या मूवी देखने जा सकते हो। इफ यू बाय द बुक, अगर आपने बुक खरीदा तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? एंजॉयमेंट। क्यों? क्योंकि मूवी जाते हैं, एंजॉय करते हैं। यू वुड हैव गॉटन बाय वॉचिंग द मूवी, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कुछ पाने से जो आपने खोया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू गो टू द मूवी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? नॉलेज या फिर फन जो आपको किताब से मिल सकता था। अगर आज मैं 30,000 रुपए की जॉब करता हूं कहीं पे, और मुझे उसी के साथ साथ एक 15,000 रुपए की जॉब का ऑफर आ रहा है, तो अगर मैं 30,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा है मेरा तो 15 का फायदा हो गया, 15 ज्यादा मिल रहे हैं, वहां तो सिर्फ 15 मिलते। नहीं, 30 मिल रहे हैं यहाँ पे, इट्स ओके, लेकिन जहां 15 मिल रहे थे वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। इकोनॉमिक्स के शब्दों में, जब एक कंट्री किसी रिसोर्स को यूज करती है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोडक्ट को, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो दूसरा प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अब वो नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती वो? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है ना। इन शॉर्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो फॉरगॉन हो चुका है। जब आपने चॉइस ली तो दूसरा आपने छोड़ दिया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है?